तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। तो कैसी चल रही सर आप लोग की तैयारी? आई होप बढ़िया चल रही होगी। देखो अभी ना 21 अप्रैल को अपना एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है, तो इस पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, तो देखो आज मैं इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि क्या है सर? वो है आपका प्रेसिडेंट। ठीक, देखो हमने ना मतलब सारे कर लिए, जैसे पहले की हमने प्रियम्बल कर लिया है, ठीक, और साइलेंट फीचर्स कर लिया है। मैंने आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज है और फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी अभी नहीं करा है। ठीक, अभी उसे मैंने स्किप करा। मैंने सोचा जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल प्रेसिडेंट और जो इसके बाद जो बाकी प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, पार्लियामेंट, ये सब जो है थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन इन सबको फटाफट कवर करेंगे। ओके सर? तो हेलो एवरीवन, आई होप बढ़िया होंगे आप लोग। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, देखो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट सर आपके आर्टिकल 52 से 78 के बीच में आते हैं। ठीक, कौन से पार्ट में सर? ये आते हैं पार्ट फिफ्थ में। ठीक, जो कि कंसिस्ट करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। अब इस पार्ट में सिर्फ प्रेसिडेंट आते हैं नहीं है, बहुत लोग आते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को आप बोल दो, उसके बाद सर आपके वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, फिर आपके जो हो गए आपके पीएम हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, और साथ ही साथ सर आपके अटॉर्नी जनरल। ठीक, ये सब हो गए। अभी हमारे फिलहाल किसके बारे में बात करेंगे सर? प्रेसिडेंट के बारे में बात करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब प्रेसिडेंट जो है ना, ये अच्छा अभी बताओ कि अभी हाल के प्रेसिडेंट हमारे कौन है? तो है रिस्पेक्टिव द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, तो देखो प्रेसिडेंट को है ना, प्रेसिडेंट को हम इंडियन स्टेट का हेड बोलते हैं। प्रेसिडेंट इज द, देखो मैंने आपको सिर्फ एम लक्ष्मीकांत से जो मेन मेन चीजें वही उठा के लिखी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, और आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का हेड बोलते हैं। और साथ ही साथ इसको कंट्री का फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है। किनको? प्रेसिडेंट जी को। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ नेशन। साथ ही साथ इनको सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स बोला जाता है, जैसे चाहे वो इंडियन आर्मी के हो, इंडियन नेवी के हो, या इंडियन एयरफोर्स के हो। ठीक, तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स इन्हें बोला जाता है। इसलिए देखो देखा होगा आपने कि जितने भी आर्म फोर्स के, जैसे जो भी इंडिया में कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, कुछ भी सेलिब्रेशन होता है या कुछ भी प्रोग्राम होगा, तो किसको इनवाइट किया जाता है? बेसिकली द्रौपदी मुर्मू जी को तो इनवाइट किया जाता है, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है उनको इनवाइट किया जाता है। ठीक, और साथ ही साथ इनको हम नॉमिनल हेड बोलते हैं। नॉमिनल हेड मतलब, और डीजीओर बोलते हैं। नॉमिनल हेड मतलब वो होता है कि सर मतलब सिर्फ नाम का हेड होता है। हम बोल तो रहे सर इन्हें हेड, पर ये सिर्फ नाम का हेड है। इसी को जो सिर्फ नाम का हेड होता है उसी को हम बोलते हैं डीजीओर। और एक और चीज होती है उसे, वो होती है डिफैक्टो। डिफैक्टो हम किसे बोलते हैं? डिफैक्टो हम बोलते हैं पीएम जी को, या फिर बोले जो एक्चुअल हेड होता है, या फिर रियल हेड बोलते हैं। रियल हेड जो होता है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो जितनी भी ज्यादा पावर होती है ना, वो पीएम के पास होती है। ठीक, ये देखो अब अपने पीएम ही ज्यादा, जितनी भी ज्यादा पावर होती है वो सबसे ज्यादा किसके पास होती है? पीएम के पास। नॉमिनल हेड मतलब प्रेसिडेंट के पास उतनी कुछ खास पावर नहीं होती, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? नॉमिनल हेड या फिर डीजीओ। ठीक, और डी फैक्टो किसको बोला जाता है? हमारे पीएम साहब। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा एक और चीज देखो, जैसे हम पॉलिटी में क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ, तो साथ ही साथ मैं कुछ ना कुछ चीजें पार्लियामेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक, अभी जैसे बताता हूँ, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मैं बिल के बारे में भी थोड़ा बता सकता हूँ। तो हमारा जो मेन फोकस होगा, इसके बाद हम इन टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट क्या है, बिल्स क्या है, कौन कौन से बिल्स हैं। अभी जो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए सर? सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेसिडेंट पे होना चाहिए। ओके सर? अच्छा एक और चीज पार्लियामेंट से मुझे याद है कि मतलब समझ लो, वैसे तो हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। देखो पार्लियामेंट में क्या तीन चीज आती है कि नहीं? पार्लियामेंट किस किस से बनता है सर? एक तो होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरे होते हैं आपके प्रेसिडेंट। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक, पार्लियामेंट इन तीन चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पूछा है कि क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है, तो आप बोलेंगे हाँ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है। ठीक, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं सर कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे। कुछ नहीं सर, वो क्या गली गली में शोर होता है ना कि प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन है, जल्दी आओ स्कूल में वोट दो। ठीक तो ऐसा कुछ नहीं होता सर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पीपल, या फिर हम जो आम लोग होते हैं, वो कभी वोट नहीं डालते। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, देखो हम नहीं वोट करते, पर हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो वोट करते हैं। जैसे जो हमारे द्वारा हम किसको चुनते हैं, एमपी एमएलए को चुनते हैं, तो वो वोट करते हैं। ठीक, एमपी मतलब याद रखेंगे, मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ सर आपके
पार्लियामेंट। और सर एमएलए मतलब मेंबर ऑफ, अच्छा एमपी पार्लियामेंट, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी भी स्टेट की हमें उसको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके सर, बात समझ आई। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दूसरी चीज देखो, एक चीज आपको बता दूं, देखो मान लो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये किसी, ये दोनों क्या है, पार्लियामेंट, ठीक। अब हर उसमें दो चीज होती है, एक तो कुछ इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक। इसमें भी कुछ इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। ऐसे ही आपका जो किसी भी स्टेट की बात बताऊं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, देखो वैसे तो हर स्टेट में दोनों, जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसी स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, कुछ चुनिंदा स्टेट में ही है, जो कि बड़े बड़े स्टेट होते हैं उन स्टेट में होता है, ठीक। तो ऐसे ही लेजिस्लेटिव स्टेट में भी कुछ इलेक्टेड होते हैं और काउंसिल में कुछ इलेक्टेड होते हैं और वो क्या बोलते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। इसमें से कौन कौन से वोट देंगे वो आपको समझना जरूरी है। सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो याद क्या रखना है कि द द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बोथ हाउसेज मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, नॉट अ नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक। बात समझ आ गई। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। फिर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, नॉट अ काउंसिल। सिर्फ किसके देंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी भी स्टेट में मान लो सपोज के लिए, जैसे कम स्टेट में काउंसिल है, पर जिसमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ का कोई भी इंसान वोट नहीं देगा, सिर्फ कौन देगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो भी इलेक्टेड वाले, ना कि नॉमिनेटेड। कौन देगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरी चीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूटी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, जे एंड के ऑल्सो लिख लो, ठीक। बात समझ आ गई कि ये यूटी के, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की यूटी के भी आएंगे, पर वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के। अभी जम्मू कश्मीर में कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं बोला जाता है। और जम्मू कश्मीर जब इलेक्शन होगी, गवर्नमेंट बनेगी, तो यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्ट लेंगे, किसमें, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। बात समझ में आ गई, ठीक। तीन चीज हमने पढ़ी सर कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन पार्ट करेगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, व्हाट इज दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ठीक है साहब, आई होप बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब क्या बोलता है, the president election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot। समझो सर होता क्या है, इसमें क्या ईवीएम यूज होती है क्या, नहीं सर इसमें ईवीएम यूज नहीं होती है, इसमें ईवीएम यूज नहीं होती। देखो क्या होता है कि मान लो देखो एक पेपर होता है, समझो आप, क्या होता है, एक पेपर होता है, ठीक। मान लो दो लोग खड़े हैं, एक आप हो गए एक कोई और हो गया, ठीक। अब ये दो लोग खड़े, मान लो तीन चार लोग, छोड़ो तीन चार लोग, 1 2 3 4, चार लोग खड़े। एक का नाम आर है, आर से शुरू है, एक का नाम पी से, एक का नाम ए से, एक का नाम बी से, ठीक सर। देखो इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम हमें 50% से ज्यादा वोट की जरूरत है, हमें नहीं, मतलब जो भी खड़ा है उसको, टोटल जितने भी उसमें से 50% की ज्यादा की जरूरत है, ठीक। देखो कहीं लिखा है क्या मैंने, अरे था पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, कहाँ गया, देखो हमें जीतने के लिए, इलेक्शन के जीतने के लिए जिस उसको 50% की जरूरत है। तो मान लो अब अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने नाम लिखा, सीक्रेट बैलेट पेपर होता है एक, हमने पहले नंबर पे नाम लिखा जैसे पी, दूसरे पे लिखा ए, ठीक, तीसरे पे लिखा बी, ठीक, और चौथे पे मैंने लिखा आर, ठीक, सपोज के लिए। अब क्या होगा कि सर हमने जब सभी, जैसे और भी लोग हैं, सबका सीक्रेट बैलेट पेपर देखा, तो जो जिसने भी लिखा था मान लो पी नंबर पे, तो अगर पी नंबर वाले को, हमने पहली प्रेफरेंस पी नंबर वाले को दी थी, अगर पी नंबर वाला 50% से ज्यादा वोट नहीं गेन कर पा रहा है, तो क्या होगा, तो इसका नाम कट जाएगा और इसका वोट दूसरे वाले आदमी को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई सर। अगर हमने जैसे पूरा गिना, पहले नंबर पे जैसे पी है, अगर उसको 50% से ऊपर वोट नहीं मिल पा रहे, तो उसका वोट जो है वो दूसरे आदमी के पास चला जाएगा। इसी को बोलते हैं सिंगल
ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, हमारा वोट जो होता है वो ट्रांसफर होता है। ऐसे ही करके जो 50% ज्यादा वोट लाएगा उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोल देंगे अपना प्रेसिडेंट जिंदाबाद। ठीक सर, बात समझ आ गई होगी। इतनी सी चीज थी, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। ठीक, याद रखेंगे कि कौन कौन पार्ट लेता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट अ काउंसिल, रिमेंबर दिस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन इलेक्टिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली पुडुचेरी। बस ये के याद रखना है तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बात समझ आ गई। और कैसे होता है सर, बाय सिस्टम ऑफ proportional representation by means of single transferable vote is by secret ballot। ठीक, बात समझ में आ गई, ईवीएम से नहीं होते हैं। अब आते हैं सर, अच्छा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और समझ लो कि जैसे देखो एमपी और एमएलए का वोट कितना होगा उसको कैसे गिना जाता है, तो उसको बस हल्का सा बस ध्यान में रख लो आप कि जैसे मान लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा। जैसे उसने पूछा कि सर किसका, आपका जो एमपी का होगा, किसका, एमपी का, एमपी और एमएलए के दोनों का वोट कैसे नापा जाता है, कि उनकी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक, तो वोट फॉर वैल्यू ऑफ एन एमएलए, एमएलए के लिए अगर आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जिस स्टेट से है वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें कितने एमएलए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1000। ठीक, ये आपके निकालने का तरीका है फॉर वोट ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए का। ठीक, यही बात करें सर अगर अपन एमपी की, तो एमपी का कैसे निकलता है, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, टोटल वैल्यू ऑफ एमपी, सॉरी एमएलए, एमपी लिख रहा हूँ, एमएलए ऑफ ऑल स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बात समझ में आ गई होगी सर। ठीक, इससे आपका नापा जाता है क्या, एमएलए का वोट और एमपी का वोट। ठीक, बात समझ आ गई, इलेक्शन प्रेसिडेंट किससे होता है, कैसे होता है। ठीक, अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो हो सकता है वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, उन दिक्कत को संभालने के लिए कौन आता है उसकी बात करते हैं। अच्छा एक चीज हाँ यार, देखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के तहत होता है, आपका इसको साथ ही साथ लिखते रहेंगे, आर्टिकल 54। ठीक, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिर्फ अपन उसी को लिखेंगे, आर्टिकल 54 के तहत आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक, अब बात करते हैं कि सर अब इलेक्शन में कुछ भी दिक्कत होगी, जैसे ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब इलेक्शन की जो भी दिक्कत होगी, जो भी कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, उनको कौन सॉल्व करेगा, उनको सॉल्व करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट। ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये आपके आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 71 के तहत। ठीक, आर्टिकल 54 के तहत अपना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 71 के तहत जो भी डिस्प्यूट्स होंगे इलेक्शन प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा और इसका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। ठीक, मतलब किसी पर्सन को, मतलब प्रेसिडेंट को ऐसा चैलेंज नहीं कर सकते कि सर आपका इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो इनकम्प्लीट है, मतलब कि इसमें कुछ लोग नहीं है। ठीक, उसके हिसाब से बोल रहा है। आगे क्या बोलता है, if the election of a person as president is declared void by the Supreme Court, acts done by him before the date of such a declaration of the Supreme Court are not invalidate and continue to remain in force। देखिए सर, इसमें बस इतना कहना चाह रहे हैं कि मान लो सर आपका जो पर्सन है वो प्रेसिडेंट चुन लिया गया, फिर उसके बाद इलेक्शन को, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं सर ये इलेक्शन वॉइड है, मतलब वॉइड मतलब होता है सर आपका इनवैलिड बोल दो आप, क्या सर, इनवैलिड है। तो उसके द्वारा किए गए काम, मतलब उस डेट से जब उस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं सर इसके इलेक्शन क्या थे, इसके इलेक्शन वॉइड थे, तो उससे पहले जो प्रेसिडेंट ने काम किए थे उसको अपन खारिज नहीं कर सकते, वो तब भी फोर्स में रहेंगे। मान लो उसने कुछ स्कीम चलाई है, कुछ भी काम किया हो, तो अपन नहीं बोले कि नहीं ये पर्सन प्रेसिडेंट गलत तरीके से बना या फिर इनवैलिड था तो इसके सारे काम व्यर्थ होंगे, नहीं सर, वो जो उसके काम है वो फोर्स में, कंटिन्यू फोर्स में रहेंगे। ठीक, इसका ही मतलब हुआ।
बात समझ रहे हैं, आई होप आगे भी। अब हम बढ़ते हैं सर कि चुनाव करा लिया, अब भैया उसके क्वालिफिकेशंस क्या है, ओथ क्या है, कंडीशंस क्या है। ठीक, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट हम इसको कौन से आर्टिकल के तहत लेते हैं, आर्टिकल 58 के तहत। ठीक, तो भैया प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। प्रेसिडेंट बनने के लिए भैया वो इंडियन होना चाहिए, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज, याद रखेंगे सर। प्रेसिडेंट, अच्छा एक और चीज सर, आपका जो प्रेसिडेंट है, जैसे सेंटर का प्रेसिडेंट बोलते हैं अपन, और स्टेट का गवर्नर बड़ा आदमी, ठीक, सीएम से बोल दो बस कहने के लिए कि पीएम से बड़ा प्रेसिडेंट कहने के लिए, और स्टेट में सीएम से बड़ा गवर्नर। इन दोनों में बहुत सी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है, जो इसकी पावर से वही लगभग लगभग गवर्नर की पावर होती है, कुछ हालांकि प्रेसिडेंट की पावर होती है। ठीक, गवर्नर भी किससे चुन के कौन चुनता है, प्रेसिडेंट ही चुनता है गवर्नर को। ठीक, इसके कराने के बाद इसमें अपन प्रेसिडेंट में थोड़ा टाइम लेंगे, बट गवर्नर में फटाफट कर लेंगे क्योंकि इसी जैसा सिमिलर है। ठीक, तो ये क्या है भैया कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 years ऑफ एज होनी चाहिए उस बंदे की, मतलब जो भी प्रेसिडेंट साहब बनना चाह रहे हैं। ठीक, उसके बाद ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द लोकसभा, मतलब कि वो इतना क्वालिफाई होना चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके, है नहीं, लोकसभा का मेंबर बन सके। और साथ ही साथ ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई प्राइवेट चीज या फिर कोई अलग से प्रॉफिट जो उसको दे रही है वो नहीं करना है। फिर बात करते हैं कि सर कोई भी आदमी कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेशन करना पड़ेगा कैंडिडेट में, उस कैंडिडेट को अपना नॉमिनेशन करना पड़ेगा फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, मतलब कि भैया 50-50 लोग आपको अपने इसका मतलब होता है कि आपको सहमत कर रहे हैं, फिर आपको साथ दे रहे हैं 50-50 लोग। ठीक, कि आप हाँ, जैसे अपन क्या बोलते हैं 50 लोग जैसे सपोर्टर्स हैं आपके। ठीक, और साथ ही साथ इतने होने चाहिए, पहले इससे कुछ अभी तो 50 बढ़ा दिया है, पहले 10 या 20 15-20 होते थे। और साथ ही साथ आपको 15,000 रुपए आरबीआई को देने पड़ेंगे कि अगर आप इलेक्शन में 1/6 नहीं ला पाते हो, क्या 1/6 वोट अगर नहीं ला पाते हो, इससे कम लाते हो, तो आपके जो 15,000 है वो आरबीआई जब्त कर लेगा। ठीक, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कोई भी नॉर्मल इंसान को क्या करना चाहिए, उसको 15,000 आरबीआई को देने हैं। ठीक, साथ ही साथ 50 इलेक्टर प्रपोजल, 50 लोग इलेक्टर्स और 50 लोग प्रपोजल जो है आ गए सेकेंडर्स, उसको लेके जाना है। ठीक, और अपना नॉमिनेशन भरना है। और अगर वो इलेक्शन में टोटल वोट में से 1/6 वोट नहीं कमा पाता है, तो 15,000 रुपए उसके कहाँ गए सर, पानी में गए। पहले आप ये पहले 25 होता था, तो पहले तो भैया हर कोई प्रेसिडेंट बनने को तैयार हो जाता था। ठीक, इसलिए उसको क्या कर दिया गया सर, 15,000 बढ़ा दिया गया। बात समझ आ गई क्वालिफिकेशन की। अपन बात कर लेते हैं सर की, अब अपन बात कर लेते हैं ओथ की। आपका ओथ जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 60 के तहत आपका ओथ आता है। सब ठीक है, क्वालिफिकेशन हमारे प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन में खड़े हो गए, चुन लिए गए, अब उनको ओथ कौन दिलाएगा, तो याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिमेंबर, ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हमारे चीफ जस्टिस कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, है ना। ठीक, एंड इन इज एब्सेंस, और अगर आपके चीफ जस्टिस एब्सेंस होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो दिलाएगा ओथ। ठीक, बात समझ आ गई। भैया अगर प्रेसिडेंट साहब चुन लिए गए तो उनको सीजीआई ओथ दिलाएगा, अगर वो एब्सेंट रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा, जो सबसे बड़ा जज रहेगा, वो कौन, वो दिलाएगा आपको प्रेसिडेंट साहब को ओथ। उसके बाद ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। साथ ही साथ ये भी क्वालिफिकेशन में जोड़ लीजिए कि जो प्रेसिडेंट साहब है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे, अगर वो मेंबर होंगे तो तुरंत आपको खाली करना पड़ेगा। किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे, चाहे वो लेजिस्लेचर का हो चाहे पार्लियामेंट का है, लोकसभा राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, किसी भी मेंबर के हाउस के वो नहीं होंगे। ठीक, मेंबर नहीं होंगे। अब देखो इसका ये मतलब नहीं कि सर यहाँ पे हमने बात करी थी क्वालिफाइड, भैया वो क्वालिफाइड होने चाहिए, मतलब कि मैं बोल दूं जैसे कि मैं बोल दूं कि मान लो सपोज के एग्जांपल के पुलिस में जाने के लिए सर 20 की एज चाहिए, भैया ये क्वालिफाई है, मतलब आप बीसीएज अटेंड कर लियो पर आप पुलिस में नहीं हो। यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोकसभा के लिए क्वालिफाई तो हो, 35 साल की है और बाकी चीजें हैं कि भाई लोकसभा ये मेंबर है जो क्वालिफाइड है, पर आप मेंबर नहीं हो। ठीक, मेंबर आपको नहीं होना है। बात समझ में आ गई। ठीक, अपन बढ़ते हैं क्या है सर, हाँ अपन बढ़ते हैं टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, काम हो गया, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। ठीक है, क्या बोलता है ये, कितने साल का हो गया, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, कोई भी प्रेसिडेंट कितने साल तक के लिए अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है, 5 साल के लिए। ठीक, उसके बाद नया इलेक्शन होगा।
However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the vice president. मेन चीज जो है वो याद कर लीजिए। सबसे पहले तो अपना इलेक्शन कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद डिस्प्यूट्स कौन देखते हैं, साहब सुप्रीम कोर्ट। तीसरी बात, ओथ कौन लेता है, ओथ कौन दिलवाता है, सीजीआई। वो नहीं रहेगा तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक सर। फिर टर्म कितने साल का होता है सर प्रेसिडेंट का, 5 साल का होता है। कितनी एज में, अगर इतनी एज है तो प्रेसिडेंट के एलिजिबल है, 35 साल की एज है। ठीक। किसी भी हाउस पार्लियामेंट या फिर असेंबली का आपका वो नहीं होना चाहिए, मेंबर नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा कि नहीं भैया मेरा मन उब गया, मुझे तुम लोग पैसे ऐसे नहीं दे रहे, मैं जा रहा हूँ। ठीक। मजाक है। अगर किसी भी कारणवश अगर उनको अपना रिजाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, वो अपने छोटे से भाई वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट का छोटा भाई वाइस प्रेसिडेंट। बात समझ आ गई? ठीक, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर, he can also be removed from the office before completion of his term by the process of impeachment. इम्पीचमेंट क्या होता है? निकालना, निष्कासित, निष्कासित, जैसे बाहुबली को कर दिया गया था ना, वैसे ही। ठीक है। देखो वैसे तो प्रेसिडेंट को दुनिया में कहीं पे भी इतनी दम नहीं कि प्रेसिडेंट को कोई खिलाफ केस रख दे और उसको हटा दे। क्योंकि भाई साहब प्रेसिडेंट एक ऐसी पद है ना कि अगर वो 10 खून भी कर दे, तो वो मूवी आती है 7 खून माफ, वैसे ही है भैया। 100 खून कर दे, गाड़ी चढ़ा दे, मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, प्रेसिडेंट को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, ना ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ठीक, इतनी बड़ी पोस्ट है। ठीक, वैसे तो सबके लिए ऐसे ही है बट प्रेसिडेंट आपके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब, बट फिर इम्पीचमेंट का वर्ड कहाँ से आ गया सर? आप इम्पीचमेंट तभी कर सकते हो जब उसने कुछ गलत किया हो। गलत इन द सेंस किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ किया हो। ठीक। अब द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years until his successor assume charge। इतनी बात समझ आएगी कि सर इंपीचमेंट कैसे हो सकता है। अभी इंपीचमेंट प्रोसेस क्या होगी वो भी हम पढ़ेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। ठीक। प्रेसिडेंट को सभी क्रिमिनल इम्यूनिटीज मिलती है। इम्यूनिटीज मतलब बचाव वाला मिलता है। अब प्रेसिडेंट को भैया 5 साल के बाद भी क्या बैठ सकता है? हाँ बैठ सकता है, अगर इलेक्शन नहीं हो पाते और उनका जो अगला आने वाला प्रेसिडेंट है वो चार्ज नहीं ले पाता है। मान लो भाई साहब ये प्रेसिडेंट थे पी, ठीक, इन्होंने 5 साल तक किया, ठीक है, अगले महीने इलेक्शन होने थे, थोड़ा डिले हो गया, तो डिले होने तक ये प्रेसिडेंट साहब जो है वो बैठे रहेंगे। ये छोड़ के जाएंगे नहीं कि नहीं मेरा 5 साल हो गया मैं जा रहा हूँ। ये छोड़ के जाएंगे नहीं, ये बैठे रहेंगे। कब तक नहीं जाएंगे? जब तक एक नया प्रेसिडेंट आके बैठ नहीं जाता। बात समझ में आ गई? ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। अब मान लो साहब कि अगली साल भी यही इलेक्शन जीत गए, उसके अगले साल भी यही इलेक्शन जीत गए, उसके अगले साल भी ये इलेक्शन जीत गए, मतलब 10-20 बार जितने भी बार भी जीता है ये बैठने को राजी है। ठीक, इनको ऐसे नहीं बोल सकते कि सर 3 बार जीत गए अब नहीं बैठोगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, जितनी बार भी जीते उतनी बार इलेक्शन में, जितनी बार जीतेंगे उतनी बार बैठ जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि सर 5 साल की प्रेसिडेंट की टर्म होती है। एड्रेस अगर अपना रेजिग्नेशन देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक, इम्पीचमेंट तो नहीं हो सकती, कतई किसी भी केस में नहीं हो सकती, बस होगी तो मतलब उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोलते हैं। और तब कब होगी? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ करेंगे तब। ठीक। और साथ ही साथ एक चीज और है कि भैया 5 साल से ज्यादा भी चार्ज ले सकते हैं जब तक कि कोई नया आदमी आके नहीं बैठ सकता। अब आ जाते हैं सर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट अरे यार, बोलते इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये कौन से आर्टिकल के तहत दिखाता है? आर्टिकल 61 के तहत। ठीक। अच्छा, एक और चीज कि वैसे तो बहुत सारे एमलमेंट्स मिलते हैं साथ ही साथ, जैसे 5 लाख रुपए इनको महीना मिलता है प्रेसिडेंट साहब को। ठीक। इनको अलग से राष्ट्रपति भवन मिलता है। और भी कई चीजें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके ऊपर नहीं हो सकती हैं। ठीक है। बात समझ आ गई? अब देखते हैं सर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि संविधान ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि भैया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या, ये कोई कंसेप्ट नहीं दिया है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या ऐसा कर दे कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट हो जाए तो हम उसको निकाल दें। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया। बट फिर भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हटाने के भी बहुत हार्ड तरीके हैं भैया, टनल से गुजरते हुए बहुत हटाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, बट हटाना बहुत इम्पॉसिबल की तरह की समझो। कैसे हटाएंगे सर? द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब आपको इम्पीचमेंट करना है तो भैया कुछ किसी भी हाउस में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज को इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक। चाहे लोकसभा ले लो चाहे राज्यसभा ले लो। अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि भैया है तो सेंटर के, इसलिए एमपी में होगा, पार्लियामेंट में होगा।
क्या बोलता है, दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस एंड अ 14 डेज प्रायर नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। क्या हुआ, मान लो सपोज के लिए भाई साहब ये पी है, ठीक। अब प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ कुछ इन्होंने हरकत कर दी जो कि मेंबर्स को पसंद नहीं आई, तो कम से कम जितने भी टोटल हैं उनमें से 1/4 को एक चार्जशीट बनानी पड़ेगी, ठीक। और उस पे अपने साइन देने पड़ेंगे कि भैया, जैसे 1/4 को साइन देने पड़ेंगे कि भैया इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू की जाए, ठीक। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट साहब को 14 डेज नोटिस भी भेजना पड़ेगा कि सर हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। देखो, मेजोरिटी के ना थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है, ठीक। तो अभी बस इतना समझो कि आपने देखो क्या किया, सबसे पहले आपने ये चीज कर दी, साइन कर दिया, 14 डेज प्रायर नोटिस कर दिया, फिर आपने किसी भी हाउस में लाओ, लोकसभा में लाए तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक। इसमें 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो फिर वो कहाँ जाएगा साहब, फिर हो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, जब बिल दोनों पास हो गए तब आपके प्रेसिडेंट साहब हट जाएंगे, ठीक। बात समझ में आ गई। The impeachment resolution is passed by majority of 2/3 of the total membership of that house. It is sent to the other house, which should investigate the charges. The president has the right to appear and to be representative as such investigation. देखो, जब आप रेजोल्यूशन पास कराओगे तो ये भी है कि भैया पहले इन्वेस्टिगेट तो करो कि प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा कुछ करा है कि नहीं, और उस इन्वेस्टिगेट में प्रेसिडेंट साहब अपीयर हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। दस, an impeachment is a quasi-judicial procedure in the parliament. In this concept, two things should be noted. कौन सी दो थिंग? The nominated member, अच्छा हाँ, कि भैया आपके उसमें क्या गया, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कुछ लोग पार्टिसिपेट करते थे, वैसे ही नॉमिनेटेड में भी कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे। भैया वो जो बिल पास होगा उसमें वोट डालने के लिए कौन कौन से मेंबर होंगे उसकी भी तो बात करनी है ना। कौन कौन से मेंबर होंगे? द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। The elected members of legislative assemblies of state and the union territories of Delhi and Puducherry do not participate in the impeachment of president, though they participate in this election. बात को समझो अब क्या हुआ। इतना समझो कि सर आपके इम्पीचमेंट में देखो दो चीज लिख रहा हूं मैं, एक लिख रहा हूं आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट साहब, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते थे? पहला आदमी इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक। दिल्ली एंड पुडुचेरी यही थे, ठीक। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट की, और दिल्ली पुडुचेरी की भी। पर वहीं पे जब आपकी बात आएगी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट साहब की, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, भली चाहे वो इलेक्टेड हो, भली चाहे वो नॉमिनेटेड हो, निकालने के लिए सब राजी हो जाएंगे कि भैया भैया इसको भगा दो। तो राज्यसभा में चाहे इलेक्टेड मेंबर हो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो, और लोकसभा के भी चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, सब वोट करेंगे इम्पीचमेंट में। रही बात लेजिस्लेटिव असेंबली की, इन दोनों केस में इस इम्पीचमेंट में स्टेट का कोई महत्व नहीं है, यूटी का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर की बात रहेगी, सेंटर का काम रहेगा, ठीक। बात समझ में आ गई? पक्का कोई भी दिक्कत तो नहीं कि राज्यसभा लोकसभा के सभी मेंबर्स, चाहे वो नॉमिनेटेड चाहे इलेक्टेड है, सब अपना वोट डालेंगे। ओके सर, ठीक। तो भैया हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने प्रेसिडेंट को देख लिया, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट को क्या देखा, उसके बारे में क्या देखा सर? हमने इलेक्शन देख लिया जो कि कौन से इलेक्शन कौन से आर्टिकल के तहत होता है, 54, ठीक। सबसे पहले तो भैया हेड होता है, इंडिया का कंट्री का फर्स्ट सिटीजन होता है, ठीक। सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्स होता है, आर्म्ड फोर्स के सुप्रीम कमांडर चीफ होते हैं। इलेक्शन प्रेसिडेंट में देखा भैया कि आर्टिकल 54 के तहत होता है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? 10 बार बता चुका हूँ। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओके सर। फिर हमने बात करी सर, फिर हमने अच्छा किससे होता है? बाय proportional representation by single transferable vote in secret ballot। ओके सर, इस बात को ध्यान रखो, ठीक।
और इसके सारे डिस्प्यूट, इलेक्शन के जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सारे डिसीजन कौन लेगा डिस्प्यूट से रिलेटेड? सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल में लिखा है? 71 आर्टिकल में लिखा है। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करिए तो भैया इंडियन होने चाहिए, 35 ईयर्स इनकी एज होनी चाहिए, और कोई भी प्रॉफिट वाली चीजें इनके पास नहीं होनी चाहिए। ओथ कौन दिलाता है साहब? ओथ आपके दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो नहीं होंगे तो सुपर मोस्ट, क्या बोल रहा हूँ, तो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो दिलाएंगे। ठीक सर। अब इनके टर्म की बात करें तो टर्म इनका 5 साल का होगा। अगर इनको रिजाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर लेटर देंगे। ठीक, और इनको सिर्फ किस मेथड से रिमूव किया सकता है? सिर्फ इम्पीचमेंट मेथड से। ठीक है, और इनको सभी क्रिमिनल प्रोसीजर की इम्यूनिटीज मिलती है। ओके सर। हाँ, और साथ ही साथ ये नंबर ऑफ टाइम्स रीइलेक्ट हो सकते हैं, कितनी बार भी चाहे उतनी बार इलेक्ट हो सकते हैं। इम्पीचमेंट में कब होगा, कब इनको इम्पीच किया जाएगा? जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करेंगे। ठीक, कब? जब जैसे किसी भी आदमी को पसंद नहीं है भाई प्रेसिडेंट, तो उन्होंने 1/4, टोटल जितने भी उनका 1/4 लिया, उतने आदमी को इकट्ठा करा, साइन किया, और 14 डे का नोटिस दे दिया किसको? प्रेसिडेंट साहब को। वो जो बिल है वो किसी भी हाउस में, किसी भी ईदर हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, या तो लोकसभा में पहले चलेगा या तो राज्यसभा में चलेगा। ठीक, जैसे आप मान लो पहले लोकसभा में गए तो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। कौन कौन वोट करेगा साहब? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, भले चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, सारे मेंबर करेंगे। बट स्टेट और यूटी का इसमें कोई भी पिक्चर सा रोल नहीं है। चुपचाप अपने घर में पड़े रहो, यही कहानी है यूटी और स्टेट की तरह। ठीक साहब। ओके, अगर ऐसा हो जाता है, दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब निकल जाते हैं। वैसे अब तक हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ठीक, अब इसके आगे का जो है कि वैकेंसी कब होगी, मतलब कब कब इनकी सीट खाली हो सकती है। ठीक, और बाकी जो चीज़ें इनकी पावर्स क्या हैं, वो हम सर अगली क्लास में करेंगे। ओके सर। तो आई होप आपको आज चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे इनकी वीटो पावर्स हो गई, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स हो गई, वो सब क्या क्या है वो सब हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जब ये हो जाएगी तो गवर्नर के बाद में। ठीक, तो आई होप मैं जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सर प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़ उसे बताएं, मैं उसे ज़रूर सुधार करूँगा। ठीक, तो तब तक के लिए चलते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।